नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक 28 वर्ष की आयु के भाई हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, ये भाई पेशे से एक लेडीज टेलर हैं और राजस्थान में झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों, ये जो भाई हैं, इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने का जो कारण है वो बहुत ही अनूठा है। दोस्तों, ये भाई पिछले 2-2.5 वर्षों से एक महिला हैं, उनके साथ प्रेम प्रसंग के अंदर हैं। जिस बहन के साथ ये प्रेम प्रसंग के अंदर है उनका नाम मृदुला है। और जो मृदुला जी हैं वे लगभग 35 वर्ष की आयु की महिला हैं और उनका एक बार पहले विवाह हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये जो मृदुला जी हैं, इनके जो पति हैं उनका आज से 4 वर्ष पहले देहांत हो गया। एक कार एक्सीडेंट के चलते इन्होंने अपने जो पति हैं उनको खो दिया। अब जो मृदुला बहन है दोस्तों, उनकी अपने पहले विवाह से एक गुड़िया है, एक पुत्री है जो कि लगभग 7 वर्ष की आयु की है। रिम्पी नाम है इस बिटिया का। दोस्तों, ये भाई कहते हैं कि भैया, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं मृदुला जी से विवाह करने का, लेकिन मेरा विवाह इनसे नहीं हो पा रहा है। कहते हैं कि भैया, मैं मृदुला जी से ज्यादा तो इनकी जो बिटिया है रिम्पी, उसके साथ अटैच हो गया हूं। क्योंकि ये कहते हैं कि इस गुड़िया ने अपने पिता को देखा नहीं, बहुत छोटी थी जब इसके पिता का देहांत हो गया, 2.5-3 वर्ष की आयु की थी। और ये कहते हैं कि जब से मैं इन लोगों के जीवन के अंदर आया हूं और मैंने इस गुड़िया से बात करनी शुरू करी है, तो कहते हैं मैंने शुरू में इसको बोलना शुरू कर दिया था कि बेटा, मैं आपका पापा हूं, मुझे पापा बुलाया करो आप। तो ये कहते हैं कि मुझे मृदुला जी से ज्यादा तो जो रिम्पी बिटिया है उससे प्रेम है और मैं चाहता हूं कि मेरा इनसे विवाह हो जाए। तो इनसे विवाह होगा तो उसी बहाने रिम्पी मेरी बेटी बनकर के मेरे घर में आ जाएगी। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई, जो मेरा घर है ना वो खुशियों से भर जाएगा। कहते हैं मैं ये जो छोटी सी गुड़िया है इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। तो इस चीज़ के चलते तो ये कहते हैं कि मैं शादी कराना चाहता हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि भाई मेरा जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, अब इनका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कारण जो है वो, जैसे कि हमने कहा, बहुत ही अनूठा है। आप इस वीडियो को पॉज करें और आप हमें बताएं, वीडियो को पॉज करके अपने कमेंट्स के माध्यम से, आपको क्या लगता है इनका क्यों विवाह नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके अपना जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया होगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनका मृदुला जी के साथ विवाह होने में क्या समस्या इनके जीवन के अंदर आ रही है। दरअसल दोस्तों, इनकी जो पहली पत्नी है वो मृदुला जी से इनका विवाह नहीं होने दे रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये जो भाई हैं ये खुद भी पहले से विवाहित हैं। इनके विवाह को लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पिछले 4 वर्षों से ही ये अपनी जो धर्म पत्नी है उनसे अलग रह रहे हैं। दोस्तों, इनका मृदुला जी से कैसे मिलना हुआ, या जो इनकी धर्म पत्नी है सुशीला जी, उनका वो क्यों 4 वर्ष ही विवाह को हुए और 4 वर्षों से इनके साथ नहीं रह रही हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, जब इनका विवाह जो सुशीला जी हैं उनके साथ हुआ था, तो उनको ये बताया गया था कि उनके जो पति हैं जिनसे उनका विवाह हो रहा है वो एक टेलर हैं। और ये कहते हैं कि भैया, हम जिस समाज से आते हैं उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा देख दिखाई नहीं होती है। हमारे में तो ऐसा होता है कि भाई ठीक है, भाई एक बार लड़का लड़की एक दूसरे देख दिखाई हो जाती है, बस मिल लिए, थोड़ी बहुत बात हो गई। तो कह रहे हैं भाई, उनको ये तो पता था कि मैं टेलर हूं, लेकिन ये कहते हैं कि मेरी पत्नी ने, सुशीला जी ने, अपने आप अज्यूम कर लिया था इस चीज को कि मैं एक जेंट्स टेलर हूं। कह रहे हैं जो मेरा घर है उसमें सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमारे, कह रहे हैं हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने जो अपना पूरा रहने का जो है सिस्टम बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक फ्लोर और ऊपर है,
उसको किराए पे चढ़ा रखा है, उसके ऊपर छत है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, कहते हैं बहुत बड़ा मत्था है मेरी दुकान का, कह रहे ग्राउंड फ्लोर पे मेरी जो है टेलरिंग की शॉप है। कहते हैं मेरे पास और कारीगर भी काम करते हैं, लेकिन कह रहे मेरा हाथ बहुत अच्छा है, मैं बचपन से जो है लेडीज टेलरिंग कर रहा हूं। तो कह रहे मैं ड्रेसेस बनाने में, जो आजकल मॉडर्न ड्रेसेस भी होती हैं या ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी, कह रहे मैं बहुत अच्छे से सिलने में मेरे को बहुत ज्यादा महारत है, कह रहे मैं बहुत ज्यादा फेमस। अब ये भाई कहते हैं कि भैया देखो, मैं जब मेरा विवाह हुआ था तब मैं 24 वर्ष की आयु का था, और कहते हैं कि जब मैं 14 साल की उम्र का था तब से मैंने ये लेडीज टेलरिंग का काम करना शुरू किया था। कह रहे भाई 10 साल लगा करके अपने इस काम को मैंने जमाया है, इतना मेरे क्लाइंट्स हैं, इतना मेरे पास वर्क फ्लो आता है। ये कहते हैं कि जब मेरी पत्नी विवाह करके घर आई तो 2-3 दिन के अंदर, जैसे विवाह होता है, विवाह में भाई पहले तो कह रहे हैं कि भाई जैसे डोली आई बारात, ये दुकान बंद थी और फिर इतना वो दुल्हन घूंघट में होती है, उसको पता भी नहीं था। तो कह रहे 2-3 दिन तो वो ऊपर घर में ही रही, रस्में वगैरह भी होती रही। कह रहे विवाह के चौथे दिन से जब मैंने दुकान खोली और काम करना शुरू किया तो मेरी पत्नी नीचे चाय लेकर के आई। तो ये कहते हैं कि भैया मेरा काम है, तो मैं नाप ले रहा था, कोई बहन थे भाई उनके साथ जैसे पूरा वो करते हैं, उनके ड्रेस की मैं डिटेल्स लिख रहा था। तो कह रही है वो देख करके एकदम से मेरी जो पत्नी है उसकी ऐसे आंखें बड़ी बड़ी हो गई सुशीला की, और कह रहे उसने चाय के जो ट्रे में चाय लेकर के आई थी मेरे लिए, कह रहे उसको पटक करके जमीन पे मारा और कहा कि ये क्या हो रहा है। तो कह रहे भाई हमने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो। कह रहे मेरी पत्नी की हरकत देख करके जितने भी क्लाइंट्स मेरे यहाँ दुकान में थे, कह रहे क्योंकि रेडीमेड भी होता है हमारे यहाँ पे सामान, कह रहे हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के कह रहे सारे क्लाइंट्स चले गए। कह रही इसने सीन क्रिएट कर दिया कि तुम ये क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, तुम तो हाथ लगा रहे थे उनको, तुम छू क्यों रहे थे उसको। तो ये कह रहे हैं कि बहन मेरी, मेरे हाथ में ये इंची टेप है, इससे मेरे को नाप लेना होता है, मैं ड्रेस बनाता हूं मैं उनकी। तो ये कहते हैं ये बात मेरी पत्नी से बर्दाश्त ही नहीं हुई, और कह रहे हैं उसने ऐसा कलेश डाला 1 हफ्ते। तो ये कहती हैं कि मेरी दुकान मुझे खोलने ही नहीं दी। कितने सारे मैंने मार्केट में बहने हैं भाई, उनके कह रहे मैंने वो सिलाई करने के लिए मैंने उनके ऑर्डर्स ऑलरेडी लिए हुए थे। तो ये कहती हैं कि भाई वो भी मैंने, कह रहे मैंने कितनों के तो मुझे पैसे वापस करने पड़े, कितनी बातें मुझे अपने क्लाइंट से सुननी पड़ी। तो कह रहे हैं मेरी पत्नी ने ये जिद पकड़ ली कि भाई ऐसा है, या तो तू ये काम बंद कर दे या फिर तू मेरे को छोड़ दे। ये कहते हैं कि भैया मेरे तो शादी के तीसरे दिन ही अजीब सा कलेश पड़ गया। तो कह रहे हैं कि भाई मैंने उनसे पूछा कि भाई इसमें समस्या क्या है, ये मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, मैं कपड़े सिलता हूं, कोई गलत काम थोड़ी करता हूं मैं। तो कह रहे हैं कि पता नहीं मेरी जो वाइफ है वो इतनी जेलस थी और ये थी। और ये कहते हैं कि भैया देखो ऐसा है, मैं कोई करोड़पति आदमी तो हूं नहीं, ठीक है हमारा अच्छा घर बार है, सब कुछ हमारे पास है, कह रहे लेकिन ना मैं ना मेहनत करके खाने वाला इंसान हूं, और कह रहे हमारा ये रहता है कि मैं कमाऊंगा तो खाऊंगा ना, घर में लेकर के आऊंगा। तो कह रही मेरी वाइफ ने जिद पकड़ ली कि तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा जेंट्स टेलरिंग का काम करो। तो ये कहते हैं मैंने अपनी वाइफ को बहुत समझाया कि भाई देखने में ऐसा लगता है कि आप कपड़े हैं और कपड़ों के ऊपर बस आप सिलाई मशीन से सिलाई चला रहे हो, लेकिन ये इन्होंने कहा कि भाई जेंट्स के कपड़े सिलना और लेडीज के कपड़े सिलना ये ऑल टुगेदर बहुत एक अलग अलग दुनिया है ये पूरी। और इन्होंने कहा कि भैया, जो वाइफ को समझाया कि जो जेंट्स हैं, जेंट्स की जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर ना टेलरिंग का स्कोप ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जेंट्स जो होते हैं, भाई लोग जो होते हैं, वो रेडीमेड खरीदना ही पसंद करते हैं। ये तो बहनें होती हैं, उनको शौक होता है कि भाई इस प्रकार का लहंगा बनवाऊंगी, इस प्रकार के ये वाली ड्रेस बनवाऊंगी, इस प्रकार का सूट बनवाऊंगी। कह रहे बहनों के जो कपड़े होते हैं उसके अंदर ना मार्केट में रेडीमेड में उतने ऑप्शंस नहीं मिलते, तो बहनों के काम में ना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, हमारे पास क्लाइंट ज्यादा होते हैं। तो मैंने उसको बहुत समझाया, ये कहते हैं सुशीला को कि भाई ऐसा है, मेरा ना काम पूरा ठप पड़ जाएगा, आप समझो इस बात को कि भाई ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ, मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो कह रहे हैं कि भाई आप लगा लो कि 1 हफ्ते तक दुकान बंद रही, और फिर ये कहते हैं कि भाई मैंने ना
बहुत मेरा नुकसान हो रहा था। तो कह रहे हैं भाई मैंने तो दुकान खोल ली, भी कलेश करना है, जो करना है वो कर भाई, बिना रोटी के थोड़ा जीवन चलेगा, रोटी भी तो खानी है, काम धंधा भी तो करना है। तो कह रहे हैं इस बात से नाराज होकर के मेरी जो पत्नी है वो मुझे छोड़ करके चली गई। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो काम है वो कर रहा था, मैंने दुकान दोबारा खोल ली थी। अब ये कहते हैं कि इस बात के ऊपर बहुत हमारे झगड़े हुए, बहुत मैंने उनको समझाया, और ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो जो भाई ससुराल वाले हैं उन्होंने तो इंक्वायरी पूरी की होगी। कह रही है अब ये जब वहां गई है, क्या इसने बोला है अपने घर वालों को, कह रहे उनकी भी बुद्धि जो है पूरी तरह से फिर गई। तो उन्होंने भी यही मेरे को अल्टीमेटम दे दिया, उन कह रहे मेरे सास ससुर ने, कि भाई या तो तू अपनी ये दुकान बंद कर दे, वरना हमारी बेटी नहीं आएगी, वरना हमारे को तलाक चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या मेरे साथ किसी प्रकार का स्कैम हुआ है, क्योंकि ये कहते हैं कि ना आज मेरी पत्नी एलिमनी में मुझसे 25 लाख रुपए मांग रही है। तो ये कह रहे हैं भाई साहब मैं छोटे शहर का रहने वाला इंसान हूं, मैं 25 लाख रुपए कहां से लेकर के आऊंगा। फिर इन्होंने कहा कि भाई काम धंधा ठीक है, अच्छा रोटी पानी हो जाता है, ठीक है, सुख सुविधाएं हैं हमारे पास, लेकिन मैं कोई करोड़ोपति थोड़ी हूं, मैं 25 लाख रुपए इसको कहां से ला करके दूं। तो ये कहते हैं कि भाई उन्होंने ना फिर जैसे पहले घर में झगड़े होते रहे, करते करते 6 महीने में मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया। पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिया मेरे ऊपर, कई सारे केस लगा दिए मेरे ऊपर। तो कह रहे हैं भाई फिर हमारा कोर्ट में केस चलने लगा। अब ये कहते हैं कि भैया देखो मेरा विवाह होने के बाद 1.5-2 साल तक तो मैं इसी के अंदर ही उलझा रहा। फिर ये कहते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि अब जिनके साथ मैं प्रेम प्रसंग में हूं, जो महिला है मृदुला, ये कहते हैं कि जहां मेरी टेलरिंग की शॉप है हमारे मोहल्ले के अंदर ही इनका मायका है। तो फिर ये जैसे अपने जो इनका ससुराल है उसको छोड़ करके अपनी बिटिया के साथ अपने माता पिता के घर में रहती है, और कह रहे कि हमारे दूर की रिश्तेदारी में भी आते हैं ये लोग। तो एक बार जो मृदुला है वो अपनी मम्मी के साथ ये कहते हैं कि मेरी दुकान पे आई, और इन्होंने अपने लिए कुछ कपड़े वगैरह सिलवाए, अपनी छोटी बिटिया है उसके लिए ड्रेस है हमारी दुकान से खरीदी। तो कह रहे मैंने इनको देखा तो मेरे को बड़ा आकर्षण सा हुआ, और कहते हैं पता नहीं उनकी मम्मी ने पढ़ लिया ये हमारी आंख में कि भाई हमने पसंद से आ रहे हैं हम एक दूसरे को, या क्या है। तो कहती है उनकी मम्मी ने मेरी मम्मी से बात करी, तो उन लोगों के सामने ये बात आ गई कि भाई ऐसे भाई इसकी पत्नी जो है वो 3 ही दिन रही थी यहाँ पे, फिर छोड़ करके चली गई। बीच में 6 महीने बाद एक बार आई थी, फिर हफ्ता रह करके फिर चली गई, और उसने केस डाल रखी है इस प्रकार से। तो भाई फिर उनकी बेटी है उसका भी वो घर बसाना चाहते थे। तो कहते हैं भाई हमारी मम्मियों ने आपस में डिसाइड कर लिया कि ठीक है भाई इसका विवाह करा दो। एंड ये कहते हैं कि फॉर सम रीजन मेरी जो माँ है उनसे मेरी पत्नी का बहुत झगड़ा हुआ, मेरी पत्नी के प्रति एक नेगेटिविटी सी है मेरे माँ के मन में। लेकिन जो मृदुला है, कह रहे मृदुला जी को जब मेरी माँ ने देखा तो कह रही मेरी मृदुला जी और मेरी माँ के बीच में ना एक बहुत ही गहरा आत्मीयता, और एक दूसरे के प्रति बहुत पॉजिटिव नहीं होते लोग, कह रहे इस प्रकार का एक बड़ा कनेक्शन सा है इन दोनों का। तो ये कहते हैं कि हमारी जो मम्मियां हैं उन्होंने ही कहा, मृदुला जी की माता जी ने और मेरी माता जी ने, कि तुम एक दूसरे से थोड़ा बातचीत वगैरह करो, है ना, फोन पे नंबर्स एक्सचेंज किए कि देखो तुम एक दूसरे को पसंद आते हो भाई, वहां से तो रिश्ता हुआ ना हुआ एक ही बराबर है, रिश्ता टूट गया तो भाई ऐसा है कि फिर चलो भाई उधर डिवोर्स हो रहा है, फिर घर तो बसाना है ना, तो कोई बात नहीं इधर घर बसा लेना। कह रहे इन्हीं लाइंस पे हमारी बातचीत शुरू हुई, हमने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, और ये कहते हैं कि भाई फिर जैसे मैंने बताया, कह रहे 2-3 दिन हमारी बात हुई तो फिर रिम्पी से बात होने लग गई, मतलब वो गुड़िया से, तब कह रहे 5 साल की थी बिटिया, तो कह रहे उससे बात होने लग गई, और कह रहे रिम्पी से बात होने लग गई। तो कह रहे मैं रिम्पी से बहुत ज्यादा अटैच हो गया बिटिया से, तो फिर मेरे को था कि हाँ जी ठीक है जी यहीं पे। तो कह रहे हैं पर जो मेरी जो ये मृदुला जी हैं उनका स्टैंड ये था कि भाई आप जो है पहले सुशीला जी से तलाक लीजिए, आप अपना तलाक फाइनल कीजिए, तभी हम रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तभी जो है फिर मैं आपके घर में शिफ्ट होंगी। मैं ऐसे आपसे विवाह नहीं करूंगी जब तक आप पहली वाली पत्नी से प्रॉपर तलाक नहीं लेते। तो ये कहते हैं भाई ये बात भी ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई हम दोनों अटैच तो एक दूसरे के साथ हैं बहुत ज्यादा,
बातें बातें भी रोज करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि भाई ये वाली बात पे वो एब्सोल्युटली क्लियर है कि नहीं भाई पहले आप तलाक लो, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, इसके साथ मैं तुम्हारे यहाँ पे रहने आ जाऊं, कोई और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो मैं कहां धक्के खाती रहूंगी। तो ये बात भी ठीक थी। तो ये कहते हैं कि भैया कुछ ऐसा हुआ था कि ना कुछ ऐसा हुआ था, ये कहते हैं कि ना पहले जो वो हैं उन्होंने जो इनकी जो वाइफ हैं, ये कहते हैं पहले उन्होंने 25 लाख रुपए की डिमांड नहीं करी थी। पहले बस इनके ऊपर केस डाला गया था कि भाई ऐसे दहेज उत्पीड़न डाल दिया और मारपीट की मेरे साथ, मुझे भगा दिया, दहेज नहीं दिया तो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। कह रहे इस प्रकार से शुरू में केस डला था। लेकिन ये कहते हैं कि जब ये जो मृदुला जी मेरे जीवन में आई, तो कह रहे हैं उसके ना साल भर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी को पता चल गया कि ऐसे ऐसे एक ये महिला है जिसके साथ ये रिलेशनशिप के अंदर आ गया है और इसका विवाह होने वाला है। कह रहे जब से मेरी पत्नी को ये बात पता लगी है तो उसने पता नहीं कहां कहां से, मतलब इनकी पत्नी का नाम सुशीला है, सुशीला जी ने कहते हैं कहां से पता नहीं मृदुला का फोन नंबर निकाल लिया और फोन नंबर निकाल करके कह रहे उसको फोन किया, उसको धमकी दी, उसको गाली वाली दी कि भाई ऐसे तेरा पति मर गया है तो तू दूसरों के पति को खा जाएगी क्या, ये करेगी क्या। तो कह रहे हैं सामने से इन्होंने उनको जवाब दिया, मेरी प्रेमिका ने उनको जवाब दिया कि भाई मैं तेरे घर में थोड़ी आई थी, तू अपने पति को छोड़ करके गई हुई है, तो हमारा रिश्ता करा रहे हमारे तो बड़े। कह रहे मैं छुप करके कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूं, तू संभाल अपना घर, तूने क्यों नहीं संभाला अपने पति को। तो ये कहते हैं कि इनकी आपस में ना धमकियां चल रही हैं आपस में, और कह रहे हैं कि जब ये वाली बात आई तब इन्होंने 25 लाख रुपए की डिमांड करी। और आज ये बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि कोर्ट के अंदर इन्होंने वो कर दिया कि जी हम 25 लाख नहीं दे पाएंगे। तो अब ये कहते हैं कि 1 महीने से, अभी क्या चल रहा है, पिछले 1 या 2 महीने से चल रहा है कि इनका जो घर है, नीचे दुकान है, फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग खुद रहते हैं, उसके ऊपर किराएदारों के लिए जो वो मकान थे। तो अभी झगड़ा करके कुछ ऐसा है, जो इनकी धर्मपत्नी है, जो इनकी विवाहिता है सुशीला जी, कह रहे हैं वो ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे रहने के लिए आ गई हैं। जो किराएदारों वाला मकान था उसमें से कह रही एक स्पेस खाली था, तो कह रही वो सीधा सामान सुमून लेकर के आई और उसने वो वहां पे जाकर के पटका, और कह रहे उसने वहां पर अपना जो कमरा है उसको सेट कर लिया है। अब ये कहते हैं कि भैया अपना दहेज वगैरह ये पहले ही ले गई थी, जब ये 6 महीने बाद आई थी तो अपने गहने वगैरह सब कुछ ले गई थी। तो लेकिन कहते हैं कि अभी ये कुछ चीज़ें वापस ले आई है, अपना गहने वगैरह तो इनके मम्मी के घर पे ही हैं, तो बिस्तरा वगैरह ले आई है। तो कह रहे हैं अभी ये सेकंड फ्लोर पे रहती है और पूरा दिन बैठ करके कभी भी कह रहे हैं इसका मीटर ऑन हो जाता है, ऊपर बैठे बैठे चिल्लाती रहेगी मेरे साथ गलत हो गया, मेरे को ये हो गया वो हो गया। कह रहे नीचे उतर करके मेरी मम्मी से झगड़ा करती रहेगी। और कह रहे अब ये मेरे पीछे ये पड़ गई है कि भाई वो जो मृदुला है उसको छोड़ो तुम, मतलब मृदुला से मैं तुम्हें शादी नहीं करने दूंगी, है ना। तो मतलब ये है कि 25 लाख की डिमांड रखी गई थी कि 25 लाख दो और फिर भाई रिश्ते छुड़वा लो। 25 लाख मैं दे नहीं सकता था, तो कह रहे अब उस चीज का बहाना बना करके कि अगर 25 लाख नहीं दे सकता तो अब मैं तेरे घर में आकर के रहूंगी, यहां पे आकर के परेशान करूंगी। तो कह रहे वो यहां पे आकर के वो है, कह रहे मैं ना इन दोनों के बीच में ना पिस गया हूं। अब कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेमिका है मृदुला जी, वो भी ये कह रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, अब तो ये वापस आ गए हैं, इतने समय हम लोगों ने वो किए, मैं भी अटैच हो गई हूँ आपके साथ, है ना, बच्ची इतनी ज़्यादा अटैच हो गई है, अब ये हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ना मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक बारी के लिए सोचता हूँ कि कैसे भी करके सब कुछ बेच बाच के 25 लाख रुपए इसको दे दूँ, लेकिन अगर सब कुछ बेच करके 25 लाख इसको दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी माँ कहाँ जाएगी। तो ऐसा ये सोच रहे हैं। कह रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मेरी पत्नी है सुशीला और ये जिनसे मैं प्रेम प्रसंग में हूं मृदुला जी, और ये जो बच्ची है रिम्पी, इससे मेरे पूर्व के जीवन का क्या हिसाब किताब है।
प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स से संबंधित आप सभी के साथ हम शेयर करने चाहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2025 यानी अगले महीने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कोर्स में एनरोल नहीं किया है और आप करना चाहते हैं, तो आपको हमारे फोन नंबर के ऊपर, जो कि है 9518081745, इस फोन नंबर के ऊपर आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना होगा, जिसके अंदर आपको लिख करके बोलना होगा कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। इसकी पूरी जानकारी मेरे साथ साझा की जाए। दोस्तों, छोटा सा अपडेट आप सभी को हम देना चाहते हैं। ये जो कोर्स है, ये दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग बैचेस फेब के अंदर कंडक्ट किए जाएंगे, जिनमें से एक बैच मॉर्निंग 7 AM में चलेगा और एक बैच इवनिंग 8 PM चलेगा। तो जो भी आपको टाइम सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली आप स्पेसिफिक बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो रेगुलरली जो कोर्स है वो 16 क्लासेस के अंदर कराया जाता है, लेकिन कोर्स को और अफोर्डेबल बनाने के लिए, क्योंकि कई सारे भाई बहनों का उसके अंदर रिक्वेस्ट था, एक 12 क्लासेस के कोर्स को भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने बताया, हमारा जो फोन नंबर है 9518081745, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। अभी भी जो क्लास है उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है, स्टूडेंट्स को अभी भी एंट्री दी जा रही है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो वहां पर किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए और इनके इस लाइफ से क्या कनेक्शन इनके पास्ट लाइफ के अंदर निकल करके आया। तो दोस्तों, जब ये अपने पूर्व के जीवन में जाते हैं तो पहले दृश्य में ये खुद को खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ देखते हैं। ये कहते हैं कि धूप निकली हुई है, ऐसा लग रहा है कि लगभग 12 बज रहे होंगे दोपहर के। नीचे देखते हैं तो कच्ची जमीन इनको फील होती है और सूखी सूखी मिट्टी पैरों के अंदर लग रही थी, क्योंकि पैरों में इन्होंने कुछ पहना नहीं हुआ है, नंगे पैर ये खड़े हैं। पैरों से ध्यान थोड़ा ऊपर लेकर के जाते हैं तो काले रंग की एक टाइट पैंट इन्होंने पहनी है और ऊपर सफेद रंग की शर्ट है। अपने आप को ये लगभग एक 17 वर्ष की आयु के युवक के रूप में देख रहे थे। आसपास इनको हम देखने के लिए कहते हैं तो ये कहते हैं कि ये तो बहुत ही खुला मैदान है और मैदान में हर कुछ दूरी पे घने पेड़ नजर आ रहे हैं। बहुत घने पेड़ हैं जिनकी बहुत, जैसे वो शाखाएं फैली होती हैं तो छाया बहुत दे रहे होते हैं। कह रहे वो छाया देने वाले बड़े बड़े पेड़ नजर आते हैं, लेकिन कुछ दूर हैं और खाली मैदान में कोई नजर नहीं आ रहा। तो इनसे पूछते हैं हम कि भाई करने क्या आए हो। कई बार क्या होता है कि खाली मैदान है तो अमूमन तौर पे खेत निकलता है वो, क्योंकि पुराने जमाने में खेती बहुत होती थी भारतवर्ष में ना, कृषि प्रधान देश था। तो भाई पूछते हैं क्या करने आए हो। तो जमीन देखते देखते इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो मैदान में खड़े हैं उसके बाजू में एक तालाब है और ये तालाब में नहाने के लिए आए हुए हैं। तो ठीक है जी, तालाब के अंदर नहाने के लिए आए हैं तो हम कहते हैं कि भाई नहाओ फिर। तो ये देखते हैं कि भाई अपने कपड़े वपड़े उतार करके तालाब के अंदर इन्होंने छलांग मार दी है, उसके अंदर तैर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये ऐसा बोलने लगते हैं कि भाई जिस तालाब में मैं नहा रहा हूं ना, यहां पर 5-6 लड़कियां भी हैं। तो पूछते हैं कि तालाब के अंदर हैं, तो कहते नहीं तालाब के अंदर नहीं है, तालाब के बाहर हैं। जिस तालाब में मैं नहा रहा हूं उसी तालाब से ये 5-6 लड़कियां पानी भरने के लिए आई हैं। तो इनको हम कहते हैं कि भाई आप जाओ पूछो, भाई ये जो लड़कियां हैं ये आपको जानती हैं, आपकी जान पहचान की हैं। तो ऐसा हम कहते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खुद को देखते हैं कि मैं तैर करके उस तरफ गया हूं जिस तरफ जो महिलाएं हैं, और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो। तो ये कहते हैं कि वो ना सारी जो लड़कियां हैं ना वो हंस रही हैं जोर शोर से, और कहते हैं मेरे ऊपर हंस रही हैं और वो कह रही हैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं जानते हम।
और कह रही हैं बस वो पानी भर करके चली गई। तो काफी देर तक फिर ये तालाब के अंदर अटके रहते हैं, बस नहाते रहते हैं, यही दिख रहा होता है इनको। तो इनको हम नेक्स्ट दृश्य में भेजते हैं कि भाई ठीक है, देखो जब तालाब से बाहर निकले तो क्या हुआ। तो दोस्तों इनको ऐसा नजर आता है कि तालाब से बाहर निकल करके ये अपने गांव में पहुंच गए। और गांव में पहुंचते हैं तो क्या इनको नजर आता है कि एक बहुत चौड़ा रास्ता है जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। उसके एक तरफ देखते हैं दोस्तों तो इनको वहां पर पक्के और अमीरों के मकान नजर आते हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं तो इनको वहां पर झोपड़े नजर आते हैं, कच्चे मकान मिट्टी के बने हुए, और कई सारे झोपड़े वहां पर बने हुए हैं। तो इनको ऐसी एक दशा नजर आ रही होती है अपने गांव की, जिसमें ये अमीरी और गरीबी दोनों एक साथ देख रहे होते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि भैया तुम कौन सी तरफ के हो, तो ये कहते हैं कि नहीं मैं तो अमीरों के घर का लड़का हूं। इनसे हम कहते हैं कि भाई गांव में पूछो कि तुम्हारे को जानता है यहां गांव में कोई। तो जैसे इनको ऐसा नजर आता है कि एक बुजुर्ग से आदमी हैं, धोती कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है, थोड़े फटे हाल हैं और मैले कुचैले कपड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि काका तुम मुझे जानते हो। तो ये कहते हैं कि वो जो बुजुर्ग आदमी है ना, वो मुझे देख करके भाग गया, जैसे मैं कोई भूत हूं, है ना। और मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो यहां पर अमीर तबके के लोगों को ना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, पसंद नहीं करते हैं तो फिर आगे हमने कहा नहीं करते पसंद, तो ठीक है आगे देखो। तो आगे दोस्तों इनको वो जो 5-6 कन्याएं पानी भरने के लिए आई थी ना, उन्हीं में से एक कन्या इनको खड़ी हुई नजर आती है घर के बाहर। तो उसकी तरफ ये देखते हैं, कहते हैं कि इसने काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे राजस्थानी महिलाएं कपड़े पहनती हैं। कुछ इसने गहने जेवर वगैरह भी पहने हुए हैं सिल्वर के। और ये जो कन्या है कहते हैं कि उसका स्टेटस मेरे बराबर है। और जब ये उस कन्या के पास जाने लगते हैं तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जिस घर के अंदर ये रहते हैं बिल्कुल उसके साथ वाला जो घर है वो उसी कन्या का है। और दोस्तों पहले के टाइम में क्या होता था, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें नहीं होती थी घरों के बीच में, बस एक सर्टेन लेवल तक दीवार को वो कर दिया जाता था कि जिससे एक डिवीजन हो जाए कि वो तुम्हारा घर है और ये हमारा घर है। तो ऐसा ही कुछ होता है। और ये जो कन्या है दोस्तों बिल्कुल इनके साथ वाले घर में रहती है। लेकिन ये देखते हैं कि ये कन्या जो है ये एक्चुअली में एक महिला है, और इन्होंने खुद को तो 17 वर्ष की आयु का देखा था। ये जो महिला है ये बताते हैं कि इस महिला की आयु लगभग 28 वर्ष है। मुझसे 11 वर्ष आयु में ये महिला बड़ी है। अच्छा, वो महिला विवाहित भी है, और वो महिला जो है उसके साथ कहानी कुछ ऐसी है कि वो विधवा हो चुकी है, और विधवा होकर के वो अपने माता पिता के घर में रहने के लिए आई हुई है। उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसके साथ वो अपने माता पिता के घर में रहती है। दोस्तों इनके इस जीवन से कुछ कुछ मेल खाती कहानी नजर आने लगी यहां पर। तो कहते हैं वहां पे वो रहती है। ये कहते हैं कि भाई जो ये महिला है इसके पति की मृत्यु हो गई है किसी हादसे में, और अब ये अपने माता पिता के घर में रहती है। तो इसकी जो छोटी सी बच्ची है लगभग 6 साल की है। ये कहते हैं कि मुझे उस छोटी सी बच्ची से बहुत ज्यादा प्रेम है, और मैं जब तब क्या करता हूं, वो जो हमारे बीच में एक वो बॉर्डर सा बना हुआ है, छोटी सी दीवार खड़ी है, उसके ऊपर लटक करके वो जो बच्ची है उसको अपने पास बुला लेता हूं, और फिर उसको उठा करके अपने घर की तरफ ले लेता हूं और पूरा दिन उसके साथ खेलता रहता हूं। ये कहते हैं कि मुझे इस छोटी बच्ची से बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ज्यादा मुझे लगाव है इस छोटी बच्ची के साथ। और इसी चीज के चलते धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है दोस्तों कि न केवल इनका लगाव उस छोटी सी बच्ची के साथ है, लेकिन उस छोटी सी बच्ची की मां जो कि एक विधवा औरत है, लगभग 28 वर्ष की आयु की है, इनसे 11 वर्ष बड़ी है, उनके साथ भी इनकी एक लाइकिंग सी है। एक अधूरा सा प्रेम प्रसंग उस महिला के साथ चलने लगा है। दोस्तों अभी आपको समझ में आने लग गया होगा कि ये जो महिला है ये इनके इस जीवन में कौन है।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है इस छोटी बच्ची की मां जो पूर्व जीवन में इनको नजर आई थी वो इस जीवन में कौन है। 3 ही कैरेक्टर्स हैं जिनको ढूंढने के लिए पास्ट लाइफ में गए। जो छोटी बच्ची को ये प्रेम कर रहे थे वो तो वही छोटी बच्ची है इस जीवन की रिम्पी, जिसको जो इनको पापा बुलाती है ना। अब बची 2 महिलाएं, एक इनकी इस जीवन की पत्नी यानी कि क्या नाम है उस बच्ची का, इस जीवन की पत्नी सुशीला, या फिर इस जीवन की गर्लफ्रेंड मृदुला। तो आपको क्या लगता है कि ये जो विधवा महिला इनको नजर आई इन दोनों में से कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाद में देखिएगा आपका जवाब जो है वो सही था या गलत। अच्छा, तो इनको देखते हैं कि वो जो महिला है उनके साथ भी काफी इनका घनिष्ठ संबंध जो है वो बन गया है। और वो जो महिला है वो कुछ अब ऐसा चाहती है कि भाई ये जो है इनकी जो पुत्री है उस महिला की, ये भले ही उनसे 11 वर्ष छोटे क्यों ना हो लेकिन ये उनकी पुत्री के पिता बन जाएं, क्योंकि इनको ये है कि मेरी बेटी से प्यार करता है, मैं किसी और आदमी से शादी करूंगी तो वो मेरी बेटी को प्यार करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, तो मैं इसी से शादी कर लेती हूं, छोटा है तो क्या हुआ, बच्ची को प्यार तो करता है ना। तो वो इनसे विवाह करना चाहती हैं। दोस्तों अभी ये वाला दृश्य इनको नजर ही आ रहा था कि इनको सीन जो है थोड़ा चेंज हो जाता है। फिर से इनको ऐसा नजर आने लगता है कि ये उसी तालाब के पास खड़े हैं और यह 28 वर्ष की महिला इनके साथ में खड़ी है और खड़े होकर के वो महिला इनके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा कर रही है, लड़ रही है इनके साथ। और लड़ते लड़ते अचानक से वो अपना पैर पटकती है और कहती है कि मैं जा रही हूं अपनी जान देने के लिए, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। और वो भाग करके जा रही है। ये बताते हैं कि इनका ये जो गांव है, गांव के पास से रेल गुजरती है, रेलगाड़ी की पटरियां बिछी हुई हैं, तो पास में ही रेलगाड़ी की पटरी है। ये उस तरफ दौड़ रही है कि अगली जो रेल आएगी उसके नीचे कट करके मैं मर जाऊंगी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं इसके साथ क्या ऐसा नहीं कर सकता, ये कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर ये देखते हैं कि ये दौड़ करके उसके पास गए हैं, उसका हाथ इन्होंने पकड़ा है, ये उसको समझा रहे हैं कि नहीं मैं नहीं करूंगा कुछ ऐसा, तुम ये सब मत करो, तुम चलो, तुम घर चलो, ये वो करके। तो ये देखते हैं कि उसको समझा बुझा लेते हैं और वो इनसे आश्वासन लेती है कि नहीं करोगे ना ऐसा, तो ये कहते हैं कि नहीं करूंगा मैं ऐसा। तो जब ये आश्वासन मिलता है तो वो वापस घर आ जाती। अब किस बात से ये महिला जो है नाराज थी जिनके साथ ये प्रेम प्रसंग के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा था। जब इस बात के ऊपर जोर डाला जाता है दोस्तों, तो इनको ऐसा नजर आता है कि ये जो महिला है जो इनके साथ प्रेम प्रसंग के अंदर है, ये तो 28 वर्ष की है, लेकिन इसी महिला की बुआ की एक लड़की है जो कि अक्सर इनके घर पे रहने के लिए आती है। और इस महिला की जो बुआ की लड़की है उसकी आयु भी 17 साल है। यानी कि जैसे ये भाई खुद को 17 साल का लड़का देख रहे थे, तो बुआ की जो लड़की है उसकी आयु भी 17 साल है। और ये बताते हैं कि जो बुआ की लड़की है उसको भी ये पसंद है। और इस बात के बारे में ये जो 28 वर्ष की आयु की महिला है इनको पता लग गया है। अच्छा, अब बात यह है जो 28 वर्ष की आयु की महिला है उनके केस में क्या है, उनसे कम प्रेम है इनको, उनकी बच्ची से ज्यादा है। महिला से तो ये इसलिए थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं मीठी मीठी, क्योंकि बच्ची को इनको खिलाना बहुत पसंद है, तो उसके चक्कर में जो मां है ना, वो उससे बातचीत हो रही है। लेकिन ये जो है, जो 17 साल की कन्या है, जो इनकी उम्र की है, जो कि 28 वर्ष की आयु की महिला की बुआ की लड़की है, जो उसके घर पे आकर के रहती है बार बार, उसके साथ इनका कुछ जो है आपस में प्रेम प्रसंग जो है शुरू हो गया। आपस में जो गिटमिट बोलते हैं वो शुरू हो गया है। मतलब जैसे वो ऐसे लीन करके वो छोटी सी दीवार से छोटी बच्ची को बुलाते हैं, उसी के अंदर ही उनकी जो कजन है वो 17 साल वाली लड़की, उसके साथ भी ये थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते रहते हैं। उसको भी बहुत पसंद है उस लड़की को कि उसके साथ छेड़छाड़ करे, और इनको भी अच्छा लग रहा है। तो इनके आपस में एक अफेयर सा होने लग गया है, जो कि 28 वर्ष की आयु की महिला को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी चीज के चलते जो है उनका झगड़ा हुआ था।
अब ये ऐसा देखते हैं कि भाई थोड़े समय फिर बाद का दोबारा घर का दृश्य नजर आने लग गया है, जिसके अंदर ये 28 वर्ष की आयु वाली महिला अपनी 17 वर्ष की आयु वाली कजन को कहती है कि तू यहां मत आया कर, उससे बहुत ज्यादा झगड़ा कर रही है। वो उसको कह रही है कि मेरे मामा का घर है, मैं आऊंगी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली, तू अपने पति के घर जाकर के रह, अपने ससुराल में रह, तेरा पति मर गया तो क्या हो गया, ससुराल छोड़ करके तू यहां रहने के लिए आ जाएगी क्या, यहां पे तू क्यों आई है रहने के लिए। तो कह रहे हैं कि वो जो कजन है इसकी महिला की, वो इसको गालियां दे रही है और ये महिला अपनी कजन को गालियां दे रही है, और दोनों एक दूसरे के साथ ना थोड़ा वो जूंडा पट्टी भी हो जाती है ना, वो जूंडे खींच देते हैं एक दूसरे के, कैट फाइट कह रहे हैं वो भी हो रही है उनकी आपस में, और कह रहे हैं ये दोनों ना मेरे पीछे लड़ रही हैं। तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, ये तो लड़ रही हैं जो लड़ रही हैं भाई, आपके तो फिर लॉटरी लगी हुई है कि दोनों आपको पसंद करती हैं बहनें, है ना। तो हमने कहा कि भाई फिर बताओ कि विवाह किसके साथ हुआ आपका। जब दोस्तों इनसे विवाह का प्रश्न पूछा जाता है किसके साथ हुआ, तो ये ब्लैंक हो जाते हैं। ये कहते हैं कि भाई मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरा किसी के साथ विवाह नहीं हुआ था। तो हम इनसे पूछते हैं कि अच्छा इन दोनों में से किसी के साथ विवाह नहीं हुआ तो किसी तीसरी के साथ हुआ होगा, कोई बात नहीं, विवाह के दृश्य के अंदर जाओ। लेकिन दोस्तों ये विवाह के दृश्य के अंदर नहीं जा पा रहे थे। ये ऐसा कहते हैं कि भैया इन दोनों को तो छोड़ो, मेरा किसी के साथ विवाह नहीं हुआ इस जीवन के अंदर। तो ऐसा क्या हो गया। तो जब हम ऐसा क्या हो गया पूछते हैं तो इनको थोड़ी घबराहट सी उठती है अंदर से, और समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई विवाह क्यों नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, कोई दृश्य सामने नहीं आ रहे होते। तो फिर फाइनली जो है दोस्तों हमारा रिजॉल्व ये था कि हम इनको कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपनी मृत्यु का दृश्य देखो, मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों जैसे ही हम इनको इनके मृत्यु के दृश्य के अंदर देखते हैं, क्या नजर आता है कि 4 से 5 इन्हीं के गांव के लड़के जो गरीब समाज के हैं वो इनको बुरी तरह से पीट रहे हैं, और एक लड़का है जिसके हाथ में लोहे की रॉड है, सरिया है, और वो लोहे की रॉड जबरदस्त मतलब जोर जोर से कई बार कहते हैं मेरे सर पे उसने वार किया। और ये कहते हैं कि भैया मेरा सर जो है ना वो जैसे फट करके खरबूजा नहीं हो जाता कि खरबूजा गिरा दो और एकदम ऐसे वो ऐसे अजीब सा हो जाता है ना, बीच में क्रैक सा हो जाता है, उसमें से वो निकल आता है उसका अंदर का। तो कह रहे वैसा मेरा जो सर है, मेरा ब्रेन बाहर आ गया है और बुरा मेरा हाल हो गया है। कह रहे जैसे ही उसने रॉड्स मेरे सिर पे मारनी शुरू करी, मेरे शरीर से मेरे प्राण निकलने लग गए, और अभी ऐसा देखते हैं कि मेरे शरीर से मैं बाहर निकल करके खड़ा हो गया हूं और उन लोगों को बात करते हुए सुन रहा हूं कि काम हो गया है, सरपंच के लड़के को हमने मार दिया। तो ऐसा दृश्य इनको नजर आता है। तो इनसे हम पूछते हैं कि भाई क्या आपसी कोई रंजिश है, वो आपको गांव के जो गरीब लोग हैं वो पसंद नहीं करते थे, आप कुछ बदमाशी करते थे, क्या था। तो इनको अचानक से उन लोगों की बातें सुनाई देती हैं, और इन बातों में ये उस कन्या का नाम लेते हैं जिसने इनको मरवाया है। दोस्तों ये भाई अचंभित हो जाते हैं सुनकर के कि इनको किसी और ने नहीं बल्कि वो जो 17 वर्ष की आयु की कन्या है ना, जो अपने मामा के घर पे रहने के लिए आई हुई थी, यानी कि वो 18 वर्ष की आयु की जो महिला है उसकी बुआ की लड़की, उस लड़की ने इनको मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? जब इनसे ये पूछते हैं दोस्तों तो इनके अंदर स्मृतियां जागृत होती हैं। ये कहते हैं कि उस कन्या ने मुझे इसलिए मरवा दिया है क्योंकि वो ये कह रही है कि अगर ये मेरा नहीं हो सकता ना तो ये तेरा भी नहीं हो सकता। मतलब अगर मेरा नहीं हो सकता तो मेरी ये जो बड़ी बहन है, जो मेरी कजन है, वो विधवा लेडी, उसका भी नहीं होने दूंगी। इस चीज के चलते, इस गुस्से के चलते उसने मेरा मर्डर करवा दिया। ये कहते हैं अभी तो मैं लगभग 20 वर्ष की आयु का हूं, तो मतलब 3 साल तक वो दोनों बहनें आपस में लड़ती रही, और फाइनली जब उन दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ तो उनमें से छोटी वाली बहन ने मेरा ही मर्डर करवा दिया जो कुंवारी थी। और ये दृश्य यहां पर दोस्तों खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया, अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, तो एक बार फिर से हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप सोचिए और बताइए, ये जो 17 वर्ष की आयु की कन्या है जिसने इनका मर्डर करा दिया था पास्ट लाइफ में, यानी जिस टाइम में मर्डर कराया था तब दोनों 20 साल के हो गए थे,
लेकिन मतलब आप समझ गए ना, शुरू में 17 साल की थी जब दिखी थी। ये जो 17 साल की लड़की थी जिसने इनका मर्डर करवा दिया था, इस चीज के चलते कि अगर मेरा नहीं होगा तो तेरा भी नहीं होगा, इनके इस जीवन में से आप गेस कीजिए कौन है? इनकी पत्नी सुशीला या इनकी प्रेमिका मृदुला? तो अब वक्त आ गया है दोस्तों जानने का कि आपने सही गेस किया था या नहीं किया था। दोस्तों, हम ऐसा समझ रहे हैं कि ज्यादातर लोगों के गेस गलत हो गए होंगे, ऐसा सोच रहे हैं, और इसी वजह से ये जो स्टोरी है इसका नाम हमने लव खिचड़ी रखा है। लव खिचड़ी एंड स्ट्रेस ट्रायंगल। एक तो लव ट्रायंगल होता है, लव ट्रायंगल नहीं है, लव की खिचड़ी है और ट्रायंगल स्ट्रेस से भरा हुआ है। दोस्तों, जिस लड़की ने इनका मर्डर करवाया वो इनकी इस जीवन की गर्लफ्रेंड है। यानी पिछले जीवन में जो विधवा महिला थी वो इस जीवन में विधवा नहीं है, वो इस जीवन में इनकी पत्नी है। पिछले जीवन में उनको प्राप्त करना चाहती थी ना, तो पहले ही उन्होंने इनसे विवाह कर लिया इस जीवन के अंदर। और पिछले जीवन के अंदर जो विधवा नहीं थी वो इस जीवन के अंदर विधवा वाली महिला है, इनकी गर्लफ्रेंड है। पिछले जीवन के अंदर जो रिंपी है वो जो इनकी इस जीवन की पत्नी है उनकी बेटी थी पिछले जीवन में, लेकिन इस जीवन के अंदर वो इनकी गर्लफ्रेंड की पुत्री बनकर के आई। ऐसा हम समझते हैं कि जो पिछले जीवन में 17 वर्ष की आयु वाली कन्या होगी उसके मन में विचार चलता होगा, उसके मन में विचार चलता होगा कि अगर ये छोटी बेटी मेरी बेटी होती तो इसका प्यार बेटी के चलते मेरे साथ होता तो ये मेरा पति बन जाता। और इसी चीज के चलते उन्होंने रिंपी को अपनी पुत्री के रूप में इस जीवन में खींच लिया अपने पास। और जो दूसरी वाली है जो 28 वर्ष की महिला थी, वो पिछले जीवन में सोचती होगी कि अगर मेरी आयु कम होती और अगर पहले ही ये मुझे मिल गया होता तो ये मेरा पति होता। शायद इसी चीज के चलते दोस्तों इस बार पहली बारी में वो इनको मिली और इनकी पत्नी बनकर के आई। तो ये ही बड़ा एक गुंजल सा पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर पूर्व जन्म की कहानी इनके सामने आई थी दोस्तों। इसके बाद इनके स्पिरिट गाइड के पास इनको भेजा गया, जिसमें स्पिरिट गाइड से पूछने का प्रयास किया गया कि महाराज अब आप ही बताओ कि इनको क्या करना चाहिए। तो अब दोस्तों बताते हैं आपको कि इनके स्पिरिट गाइड ने इनको क्या गाइडेंस दिया। तो दोस्तों जब ये अपने स्पिरिट गाइड के पास पहुंचते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि हे पुण्य आत्मा, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा हिसाब किताब नजर आ रहा है। इन्होंने तो मुझे प्राप्त करने के चक्कर में, अपने झगड़े के चक्कर में मेरा ही मर्डर करवा दिया। इन्होंने पूछा कि महाराज अगर इनको करवाना था तो एक दूसरे का मर्डर करवाती, पिछले जन्म में मेरा मर्डर क्यों करवा दिया। तो दोस्तों इस बात पे जो गाइड हैं उन्होंने इनको जवाब दिया कि तुमने दोनों को ही आश दी थी अपने पिछले जन्म के अंदर। तुमने कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से दोनों का आकर्षण तुम्हारी तरफ पैदा हो गया था। तो इसके अंदर तुम्हारी गलती है। हां, उन्हें हत्या नहीं करवानी चाहिए थी, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी। अगर तुम बड़ी वाली से बात करते थे तो बड़ी वाली से ही बात करनी थी, छोटी वाली को बिल्कुल भाव नहीं देना था, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना था। और अगर छोटी वाली अपनी उम्र की लड़की तुम्हारे को पसंद थी तो बड़ी वाली को उम्मीद नहीं देनी थी, विधवा लेडी को। तो कहते हैं कि तुम्हें दोनों से क्षमा योग करने की जरूरत है। दोनों से साधना में बैठो और माफी मांगो कि हे पुण्य आत्माओं, मुझे क्षमा का दान दो। जो भी तकलीफ आपको मेरी वजह से हुई है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। तो गाइड ने कहा यह करना आपको आवश्यक है। तो हमने गाइड से पूछने के लिए कहा कि हे पुण्य आत्मा, एक तो मर्डर करवा दिया है ना मृदुला ने पिछले जीवन के अंदर, तो भाई मृदुला ने पिछले जीवन के अंदर मर्डर करा दिया तो फिर मैं क्यों क्षमा योग मांगू, क्षमा योग करूं। तो दोस्तों इसके ऊपर इनके गाइड इनको कहते हैं कि इनसे क्षमा योग नहीं मांगोगे तो पिछले जीवन में मृदुला ने मर्डर करवाया था, इस जीवन में तुम्हारी जो पत्नी है सुशीला वो तुम्हारा मर्डर कराएगी। अगर तुम मृदुला को अपने घर के अंदर ले आए तो पक्का है ये बात कि सुशीला तुम्हारा मर्डर करवा देगी इस जीवन के।
तो कहा कि भाई ये तो बहुत ही दुविधा है। तो गाइड ने इनको कहा कि तुम इन दोनों के प्रेम में फंस गए हो और इन दोनों के साथ बुरी तरह से फंस गए हो। वो कहते हैं कि ये दोनों तुम्हें चाहती हैं और तुम अपने मन में चूज नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें किसको चुनना है। गाइड कहते हैं, तो इनसे हम कहते हैं कि ठीक है, आप गाइड से पूछो कि हे पुण्य आत्मा, फिर मुझे किसको चुनना चाहिए, मेरी पत्नी सुशीला को या मेरी प्रेमिका मृदुला को, किसको मैं चुनूं। तो दोस्तों लिटरली इनके गाइड ने इनको बोला कि तुम दोनों को छोड़ दो। ये कहते हैं कि ये दोनों ही बहुत टॉक्सिक हैं, इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम इन दोनों में से किसी को भी चुन लोगे अब तो दूसरी वाली जो है वो तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी। इन दोनों में से तुम किसी के साथ नहीं रह पाओगे। तो गाइड ने इसीलिए कहा कि अभी तक भी तुमने जितनी उम्मीद दी है मृदुला को, उसके लिए भी तुम उसके प्रति क्षमा योग करो और दोनों को छोड़ दो। क्योंकि पहली वाली पत्नी का यह भी था दोस्तों कि जैसे उस आत्मा के मन में ना ये भय था कि जब पिछले जन्म में छोटी उम्र की उसकी कजन से ये मिले थे तो इनका आकर्षण उसके अंदर हो गया था। इसी वजह से जब उन्होंने शादी करने के बाद 3 दिन बाद इनको देखा था ना किसी लेडी के वो कपड़ों का नाप लेते हुए, तो वो चीज उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी। अब क्या है कि उसके ऊपर झगड़ा ज्यादा हावी हो गया है, जिद ज्यादा हावी हो गई है, तो उसके साथ रीजन करना लेकिन अब संभव नहीं है। तो गाइड ने बोला कि अब तुम्हें दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि दोनों को छोड़ दूंगा तो मैं जाऊंगा कहां पे। तो गाइड ने कहा कि तुम्हारे को योग करना शुरू करना है, परमात्मा पर भरोसा रखो, तुम्हारा कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन अभी के लिए तुम ये लेकर के चलो कि तुम दोनों को छोड़ रहे हो। गाइड ने कहा इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं ये, और ये एक दूसरे की दुश्मन है बहुत बड़ी। तो बार बार गाइड इनको यही कह रहे थे कि इनके बीच में तुम्हारे को नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। और ये इनको गाइडेंस दे करके दोस्तों जो इनके स्पिरिट गाइड है उन्होंने इनको वापस भेज दिया। आशा करते हैं दोस्तों ये जो कहानी हमने आप सभी के साथ शेयर करी, आपके सामने प्रस्तुत करी, ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।